बिल्कुल बहुत सही तज्जिया किया है फिरोज बख्श साहब आपने और एक अच्छा जायजा लिया हालात का जिस तरह से और माजी हाल और मुस्तकबिल तीनों एक तरीके से चीजों को लाके आपने एक सेंटर पॉइंट पे रख दिया और यही एक अच्छे तज्जिया निगार की पहचान होती है और इसी अंदाज से राशिद रिजवी साहब ने किया यहाँ पे तबरेज आलम सिद्दीकी वैसे तो हसन रिजवी साहब ने लिखा है कंफर्म न्यूज है कि रूस ने ईरान को सिकंदर मिसाइल दी है। नंबर एक तबरेज आलम सिद्दीकी साहब लिखा है कि ईरान अल्लाह की हिफाजत में और उसके छुपे दुश्मन ट्रंप की हिफाजत में। ये अच्छा जुमला लिखा। और अभी एक और लिखा था कि झुमका गिरा, ट्रंप का झुमका गिरा रे ईरान के बाजार में, कुछ इस तरह का भी उन्होंने लिखा था, बड़ा मजेदार। लेकिन मैं बहुत ही संजीदा सवाल की तरफ आ रहा हूं। ये बात अपनी तरफ राशिद रिजवी साहब, एक तो ये कि जिस तरह से सऊदी अरब ने कल कहा, जो वहां के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने हिमायत की ईरान सरकार की और जो वहां पे लोग तशद्दुद कर रहे थे उसके खिलाफ, उस पे आपने जवाब दिया था। लेकिन आज लोगों ने कुछ ये तज्जिया किया कि सऊदी खामोश क्यों है। वो तो पहले हिटलर कहता था, इनको जूनियर हिटलर जो खामनाई साहब हैं, आज ऐसा क्या हुआ। ये बहुत बारीक देखिए, जो मैं बार बार 2 ढाई साल से एक बात कह रहा हूं कि जिस तरह से ईरान ने सीने पे पत्थर रखे, हाँ, और बड़ी खूबसूरती से अपनी खारजा पॉलिसी को मेंटेन किया है और जिस तरह से उनको समझाने की कोशिश की, उनको बताने की, आज आप देखिए टर्की ने भी आज ईरान की हुकूमत का साथ देने का वो कर दिया कि साहब बिल्कुल ईरान ठीक है और वहां पे जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। इस तरह की जो हिमायत वो आई, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये भी एक अपनी भाई फॉरेन पॉलिसी में भी अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो ये क्या कम बड़ी बात है। लोग ये हैरान है कि सऊदी कैसे चुप है। मुमताज भाई देखिए, ईरान के नाम से बहुत दिन तक डराया गया मिडिल ईस्ट के लोगों को, लेकिन मिडिल ईस्ट के लोगों ने देखा कि ईरान ने इजराइल के अलावा अपने आसपास के और भी किसी देशों पे हमला नहीं किया। उसने हमला इजराइल कर रहा है सब पे और पूरे संरक्षण में अमेरिका के। और उनको ये भी पता है कि हमको कम से कम अपना एक बैकअप चाहिए। ईरान मिडिल ईस्ट के लिए एक बैकअप बन के आया है कि अगर हम पे अमेरिका जुल्म करेगा या इजराइल जुल्म करेगा तो कम से कम कोई तो ऐसा हो कि जो हमारी मदद के लिए आगे आ सके। तो सऊदी अरब ने ये कह दिया कि हम ईरान के साथ हैं, समर्थन किया ईरान का, लोगों को तकलीफ हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो कल को ये भी कहेंगे कि ईरान कुवैत पे हमला कर सकता है, कुवैत को बोलना चाहिए, ईरान ओमान पे हमला कर सकता है, कतर पे हमला कर सकता है। तो एक ही प्रोपेगेंडा है। जो लोगों की मंशाएं पूरी नहीं हुई ना, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि रिजीम बदलेगा और रिजीम बदला नहीं, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि खामनाई भागेंगे, खामनाई भागे नहीं, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप खामनाई को उठा ले जाएंगे या कत्ल करवा देंगे उनका, तो उनका कुछ हुआ नहीं। तो अब उनके पास कहीं ना कहीं ना कुछ सवाल तो रहेगा। वो तो ये नहीं कहेंगे ना कि हमारे सपने टूट गए, हमारे सपने टूट गए, ट्रंप चाचा रूठ गए। वो तो ये नहीं बोलेंगे ना। वो तो यही बोलेंगे कि सऊदी अरब को बोलना चाहिए था, वो क्यों नहीं बोला, कतर क्यों नहीं बोला, मिस्र क्यों नहीं बोला। तो ये चीज वो लोगों के पास बोलने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना, हमारे यहाँ हमारा देश दो तरीके से चलता है मुमताज भाई, आपको बताते हैं। सरकार का स्टैंड कुछ और होता है, मीडिया और सोशल मीडिया के स्टैंड जस्ट अपोजिट होता है। मोदी जी अगर 25 दिसंबर को चर्च गए तो उसको आप मानेंगे किसका स्टैंड? सरकार का। ये सरकार का स्टैंड हुआ। अगर मोदी जी चर्च जाते हैं तो मोदी जी तो दिखा रहे हैं दुनिया को कि हम हर धर्म को मानते हैं,
हमारे लिए हर धर्म की रिस्पेक्ट है, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, मीडिया पे क्या चल रहा है, उनकी जस्ट अपोजिट चल रहा है। तो लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि हमको कुछ तो बोलना ही है। भाई हम अगर गाना नहीं गा पाएंगे तो फिल्मी डायलॉग ही बोलेंगे, हम कुछ तो बोलेंगे, हम चुप तो नहीं बैठेंगे हम। तो ये चीजें सऊदी अरब को लेकर के या उसके आसपास के देशों को लेकर के भी लोग बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग थे, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, एक साहब से मैंने सवाल भी किया कि एक, और हम ये नहीं कहते कि नॉन मुस्लिम जो है सब ईरान के अगेंस्ट है या सब मुसलमान के दुश्मन है। कुछ लोग हैं जिनको भ्रम में डाला गया, भड़काया गया, वो भ्रम में जी रहे हैं। कुछ मुस्लिम भी हैं जो ईरान से चिढ़ते हैं, जो ईरान से चिढ़ते हैं। वो कहते हैं, वो खुद अपने ये पोस्ट डाल रहे हैं कि भाग जाएंगे खामनाई, अब वापसी होगी शाह की। वो पोस्ट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। उनसे पूछा गया कि आपको कैसे मालूम खामनाई भाग जाएंगे, क्या खामनाई ने बताया आपको फोन करके कि मैं भागने वाला हूं? तो कहा कि हमको पता है तुम शिया हो ना, तो इसलिए उधर की बात करोगे। हमने कहा तो एक बात नोट कर लो कि वो शिया तबाह क्यों हो रहा पता है? फिलिस्तीन के सुन्नियों को बचाने के लिए। तुम्हारी जिंदगी पे लानत। हमने कहा कि तुमने कितनी मदद की फिलिस्तीन की, हमको नहीं बता दो। तुम्हारे खानदान का कोई एक आदमी ऐसा होगा जो फिलिस्तीन के लिए एक चवन्ने की मदद की हो? अब तुम गिनती में गिनोगे शियों की कि कितने शियों ने मदद की है फिलिस्तीन की? हिजबुल्लाह शिया, हुती शिया, ईरान शिया, इन सब ने इसराइल से मोर्चा लिया, अपने लोगों की जान गंवाई सिर्फ फिलिस्तीन के मासूमों के लिए। और शिया अगर तुम हमको कहते हो तो हमको बहुत फख्र है कि हम जालिमों के खिलाफ हैं, मजलूम की हिमायत में जान भी चली जाए दे देंगे। ये पहचान शिया होने की नहीं है, ये पहचान मुसलमान होने की है, ये पहचान मोमिन होने की है कि एक आप बड़ी जुल्म खबर के आ रही है, खिलाफ। मैं राशिद रिजवी साहब रोकूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने बड़ी खबर अपडेट की है। और ये आप देखिए कि जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने कहा है तेल अवीव में सभी जो शेल्टर शेल्टर हैं खोल दिए गए हैं, सभी शेल्टर खोल दिए गए। इसके अलावा दूसरा उन्होंने कहा है, यहाँ पे जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने अपडेट दिया है कि जॉर्डन, यहाँ पे जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और इससे 2 दिन पहले हमने बताया था कि तमाम मुल्कों ने इजराइल से अपने जो वो थे सब वापस लिए हैं। तो ये आप देखिए, ये बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है। तो मैं आगे तो बात करूंगा ही, लेकिन क्या लग रहा है फिरोज बख्श साहब, किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं? क्या क्या अटैक हो सकता है, क्या हमला कर सकता है? हालांकि मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आज ईरान ने जो एक बयान जो आया है वो ये कि हम 24 घंटे में न्यूक्लियर बम भी बना सकते हैं। उसने तो सबकी नींद उड़ा दी है, लेकिन इसके बावजूद ये जो बात सामने आ रही, क्या लग रहा है फिरोज बख्श साहब? जी डॉक्टर मुमताज, आवाज पहुंच रही है आपको? जी आवाज पहुंच रही है आपको? जी, पहुंच रही है। नहीं, देखिए मैं ये अर्ज कर रहा, देखिए आपके इस क्वेरी के बारे में मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं डॉक्टर मुमताज, कि अमेरिका ने एक मोटा-मोटा एक वो जारी कर दिया है, क्या कहते हैं उसको, सर्कुलर कह दो या कुछ भी कह दो, कि विद इन अ वीक आई विल अटैक ईरान। ये मोटा-मोटा अमेरिका ने कर दिया है। इसमें 2 चीजें हैं। ट्रम्प साहब जो है बेपिंडी के लोटे हैं, जो कहते हैं कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी वो करते हैं जो बिल्कुल नहीं कहते। तो इसमें हम, अभी आप कह रहे हैं कि भई मुझे लगता नहीं कि हमला करेगा अमेरिका। मैं इसमें 50-50 रखता हूँ। 50 में रखता हूँ हमला नहीं करेगा, कि उसको हमले में नुकसान ज़्यादा है। उसने हमला किया तो इसराइल, वो जो भी उसका अब उसको अपना बच्चा समझता है, उसको इसराइल को बहुत भारी नुकसान पहुँचेगा। पता नहीं उसकी क्या पोज़ीशन होगी, ठीक है?
अमेरिका हरगिज़ भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करने वाला कि अगर मैं ईरान को तबाह करूं तो बदले में इसराइल को तबाह कर दिया जाए। ईरान चुप तो बैठेगा नहीं कि ईरान को अमेरिका तबाह करने आएगा, अटैक करेगा, तो ईरान सबसे पहले 2 काम करेगा। एक तो इसराइल पे सीधा हावी हो जाएगा और दूसरे जो अमेरिका की जितनी भी बेसेस हैं मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, चाहे वो 40 हो, 60 हो, 50 हो, 30 हो, जितने भी हैं, एग्जैक्ट नंबर मैं बता दूंगा आपको, उन सबको भी वो बख्शने वाला नहीं है। और जो जंग आलूद जो उसने फेंके थे, अपने जो बम फेंके थे, मिसाइल फेंके थे, उन्होंने अच्छा खासा काम कर दिया। वो अलग बात है कि आज तक इसराइली मीडिया ने उसको या इवन अमेरिकन मीडिया ने उसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन फिर भी खबरें पहुंच जाती हैं। अब अगर ये मैं तो ये कहता हूँ, ईरान तो ये तैयारी करके बैठा है और वो दुआ कर रहा है अल्लाह मियाँ से, "ऐ अल्लाह, अमेरिका को हमारे ऊपर अटैक करवा दे, ताकि हम उसके बदले में जो हमें करना है, हम बहुत कायदे से कर देंगे।" ईरान ने बड़ा अपने बहुत ही ये समझिए कि कंस्ट्रेंट से और बहुत ही कंट्रोल से ईरान चल रहा है। ईरान तो चाह रहा है अमेरिका आए अटैक करे। उस पे और उस पे अटैक करने का मतलब ये है कि फिर अमेरिका जो कि सबसे ज़्यादा अपने को समझता है कि मैं ताकतवर हूँ, वो उसका भी ये समझिए मलियामेट होने का वक़्त आ जाएगा। तो आपकी बात यहाँ जो है वो उसका प्रमाण मिलता है, सही प्रमाण मिलता है जो आप कहते हैं कि अमेरिका शायद हमला ना करे। पर तो तोल रहा है और सारी मतलब उसके जो ड्रोन हैं, उसके हवाई जहाज़ हैं, इराक के बॉर्डर पे उसकी कुमक लग रही है, सारी चीज़ें, सब चल रहा है और ये चलता है। अटैक करे तो, नहीं करे तो, ठीक है? अब ईरान को इससे कोई गर्ज़ नहीं है। एक शख्स जो ये कहता है कि जी मैं तो मतलब तैयार बैठा हूँ मरने के लिए, मुझे ज़िंदगी से कोई मोह नहीं है। मैंने जी लिया, है अरबों-खरबों साल की जो लाइफ़ है ईरान ने गुज़ार दी। पता नहीं कितनी डायनेस्टीज़ वहाँ पे आईं, कितने मज़ाहिब के लोग वहाँ आए। ईरान ने कहा जी मैंने तो अपनी ज़िंदगी गुज़ार ली है, मुझे कोई जीने का कोई शौक नहीं है। हाँ, अगर मुझे कोई मारने आएगा तो मैं उसको आसानी से खुद को मारने नहीं दूँगा। मैं उसको मार के बिल्कुल, मरूँगा। बिल्कुल फिरोज तो बख्श साहब ईरान एक का और ईरा एक और एक मिनट फिरोज बख्श साहब, जयदीप सिंह मुद्दला साहब ने एक और अपडेट की है और ये जवाब आया है ईरान से। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर यूएस मिलिट्री एक्शन चुनना चाहता है तो चुन ले, जो कि वो पहले भी टेस्ट कर चुका है। और इसके साथ साथ सैयद अब्बास इराक्ची ने यह भी कहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन इस बार हम रुकेंगे नहीं। ये साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि इस बार हम कि कोई ये कहे कि सीज फायर अप कर लो तो फुल एंड फाइनल के मूड में है। और ये भी खबर आ रही है कि इस बार कह दिया S-400 जो है वो तैनात कर दिया ईरान ने। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ईरान जो है वो पूरी तरह से अच्छा ईरान राशिद रिजवी साहब, ईरान की खूबी है वहां के अवाम जो है वो ऐसे मौके पे ऐसा नहीं कि छुप जाते हैं बंकरों में, वो तो मैदान में आ जाते हैं। हमने देखा सड़कों पे आ जाते हैं झंडे लेकर के कि तुम चलाओ बम, हम ये देखो सड़कों पे है। जब 12 दिन की जंग थी तब भी आपने देखा होगा कि लोग मैदान में थे, लोग जो है देख रहे थे कहां मिसाइल गिर रही है, कहां क्या हो रहा है, इस तरह से। राशिद रिजवी साहब, तो ये जो ईरान का तेवर है, मुझे तो कई बार लगता है कि सिर्फ करबला का असर है। लोग कहते थे कि भाई ये तुम मातम 1400 साल से क्यों कर रहे हो, तो अब लोगों को पता चल रहा है कि कितना बड़ा सबक वहां से मिलता है और कितना जज्बा मिलता है। और करबला आज मैंने डिफाइन किया अपनी एक स्टोरी में कि करबला का मतलब किसी का गला काटना नहीं है। करबला का मतलब गला कटवा देना अपनों के लिए, हक के लिए, अपने वतन के लिए, इंसानियत के लिए, ये है करबला। करबला कुर्बानी का नाम है, करबला कत्ल का नाम नहीं है। राशिद रिजवी साहब। जी मुमताज भाई, जहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे हम वहीं से शुरू करेंगे। ये आपका जो टॉपिक है ये उसी से कनेक्टेड है कि हम आपसे बात कर रहे थे कि जब मैंने उसको जवाब दिया तो जवाब में हमने उसको यही कहा कि देखो भाई, मोमिन वो है, मुस्लिम वो है जो जालिम की हिमायत नहीं करता।
मजलूम की हिमायत करता है। शिया सुन्नी कुछ नहीं होता है, क्योंकि कुरान में अगर तुम चले जाओगे तो तुमको मुस्लिमून में मिलेगा और मुनाफिकून में मिलेगा। जालिम का साथ देने वाले मुनाफिकून में आते हैं और जालिम के खिलाफ खड़े होने वाले मोमिनून में आते हैं। तो आज जो आप देखते हैं ईरान के लोगों को, तो ईरान के लोग ऐसे हैं, वो जज्बे वाले हैं। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ शिया ही शिया हैं, उसमें समझिए हम तो एक ही कैटेगरी लेके चलते हैं, मुसलमान क्या सुन्नी क्या शिया। अब मुसलमान में हम दो कैटेगरी लेके चलते हैं, मोमिन और मुनाफिक। हम वही चीज मानेंगे जो कुरान ने कहा है। कुरान ने कहा है कि जो दिल में है वो जबान में है तो वो मोमिन है, और जिसके दिल में कुछ और है, जबान पे कुछ और है, वो मुनाफिक है। तो हम तो ऐसे लोगों को मुनाफिकून कहेंगे, मुनाफिकून में लेंगे जो जालिम की हिमायत करते हैं, वो कोई भी हो। आज आप किसी भी मजहब की किताब उठा के देख लीजिए, आप बाइबल देख लीजिए, आप टोरा देख लीजिए, आप भगवत गीता उठा के देख लीजिए, उसमें सब में कहा गया है कि जालिम की हिमायत मत करो, मजलूम के लिए खड़े हो। लेकिन लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए या उनके अंदर जो नफरतें भरी हैं उसको निकालने के लिए वो जालिम के साथ भी खड़े हो जाते हैं। तो मुमताज भाई, ईरान ने, अभी हम टॉपिक पे आते हैं कि ईरान ने दो तरीके से बात की है। एक तो ईरान ने वाया स्विट्जरलैंड एम्बेसी बात किया है अमेरिका से। ईरान नहीं चाहता है जंग, मैं आपको बताऊं स्पष्ट और क्लियर। ईरान के जो हालात हैं, हो चुकी है, उसको कितना भी दबाए ईरान, एक दर्द बना होता है कि कहीं से अगर हम बिजी हुए इधर दूसरे तरफ तो यहां पे हम नुकसान में आ सकते हैं। ऑलरेडी जो इंसान का चावल छूट गया हो, अगर उसे रोटी भी छूट गया है तो वो तो पगला जाएगा ना, वो सड़क पे आके चिल्लाएगा। कब तक हम करते रहेंगे ईरान ईरान, जब तक पेट में रोटी है। जब खत्म हो जाएगी तो जो देगा उसी का नारा लगाएंगे हम। इसी का फायदा उठा रहे थे इजराइल और अमेरिका कि वहां के लोग डॉलर को तरस रहे हैं, उनको डॉलर देके सड़क पे ले आओ। ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। तो मुमताज भाई, ईरान वाया स्विट्जरलैंड के जरिए बात कर रहा है कि हमारे लिए बातचीत के रास्ते भी खुले हैं, लेकिन हम जंग से दूर नहीं हैं। बसीजियों को 4-5 दिन पहले से लगा दिया गया मैदान में, आईआरजीसी को हटा लिया गया, आईआरजीसी को जंग के मैदान में अलर्ट कर दिया गया है, सारी मिसाइलें अलर्ट है, सारे एयर डिफेंसेस अलर्ट हैं, आईआरजीसी एकदम अलर्ट है। जितने भी उपद्रव को कंट्रोल किया बसीजियों ने किया है, आईआरजीसी ने नहीं किया है, उनको हटा दिया गया वहां से। कह दिया वहां से तुम अपना संभालो मोर्चा कि कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि ये उनके लिए एक नाजुक मरहला है कि सरकार उलझी रहे अंदर और तुम बाहर से हमला कर दो। तो ईरान ने अपने आप को दोनों फ्रंट में तैयार रखा कि अंदर वालों को बसीजी के हवाले कर दिया, अब पूरे देश को आईआरजीसी के हवाले कर दिया कि ये देश तुम्हारे हवाले है। और अमेरिका हमला कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। देखिए, ये लोग ढूंढते हैं चांस कि हमको यहां पे क्या चांस मिल रहा है, कहां पर कमजोर नब्ज है, कहां पे हमला करो। बार बार ईरान कहता है ये बात को कि अगर हुआ हमला तो इजराइल भी खत्म हो जाएगा और मिडिल ईस्ट में तुम्हारे सारे एयरबेसों को खत्म कर देंगे। बार बार ईरान कहता है ये। लेकिन कोई भी जंग अगर जितनी घातक इजराइल के लिए है उससे कम घातक ईरान के लिए नहीं है। ईरान अभी इतना ज्यादा मजबूत नहीं है। उसको इन्होंने, एक आदमी को 4 रोटी खाता था, एक एक रोटी खिला करके उसको आपने कमजोर कर दिया, और फिर उसको आपने खड़ा कर दिया अपने पहलवान के सामने, आगे लड़ो इससे। तो वही हाल तो ईरान के साथ हुआ है। 89-90 से आपने पाबंदियां लगा दी उसके ऊपर, 35 साल से पाबंदियां झेल रहा है वो। वरना आज उसका जो अर्थव्यवस्था होती वो इतनी डाउन नहीं होती। आपका वहां पर वीजा कार्ड नहीं चल सकता, आपका वहां पर मास्टर कार्ड नहीं चल सकता,
उनकी अपने अलग एटीएम होते हैं, जहां पर सिर्फ ईरान के ही एटीएम कार्ड चलते हैं, दुनिया के कोई एटीएम कार्ड नहीं चलते वहां पर। भारत, अभी बात चल रही थी भारत की रुपए कार्ड वाली, अगर भारत उसमें सहमति हो जाती है, भारत तैयार हो जाता है, तो वहां पर रुपए कार्ड चलेगा। वीजा, मास्टर, ये सब अमेरिका का है। ईरान में आप कोई भी वीजा कार्ड डालेंगे या मास्टर कार्ड लगाएंगे एटीएम में, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, फौरन ब्लॉक हो जाएगा। तो आपने तोड़ करके उसको कमजोर कर दिया, और फिर उसको आप मारने जा रहे हो कि हम मारेंगे। तो वो मरने के लिए तैयार नहीं है, वो लड़ने के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि वो अमेरिका में कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा ईरान, लेकिन हमको ये भी मानना चाहिए कि वो इजराइल को खत्म कर देगा। अब इजराइल को डर ये है, वो तैयारी इसलिए करके बैठा है इजराइल, डर ये है कि वहां से इन्होंने कंट्रोल कर लिया, हमारा नाम आया हो गया, हम एक्सपोज हो गए हैं, कहीं हम पे हमला ना कर दे। इस चीज को लेकर के इजराइल अलर्ट है। इजराइल ने कहा था ना उनसे, नेतन्याहू को फोन करके कहा था, नेतन्याहू ने पुतिन को फोन करके ये कहा था कि ईरान को ये मैसेज आप दे दो कि हम उनसे जंग नहीं करना चाहते, हम कोई हमला नहीं करना चाहते, हम कोई हमला नहीं करेंगे। जबकि इंटरनली वो हमला कर चुका था, इंटरनली उसने अपने एजेंट फैला दिए थे, अपनी गोले सेट कर दी थी। ईरान के पास सबसे बेहतरीन फार्मूला था कि टेलीफोन और इंटरनेट सुविधाएं सब बंद कर दिया। ईरान के बाहर न कोई फोन जा सकता था, न कोई फोन ईरान आ सकता था। नेट फैसिलिटी बंद हो गई, बिना कमांडर के ये सोल्जर भटकते रह गए। कमांडर जो इनको डायरेक्शन बैठ के तेल अवीव से, हाइफा से या आपका न्यूयॉर्क से दे रहे थे इनको डायरेक्शन, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अब कमांडर भी तड़प रहे हैं कि मैं कैसे मैसेज दूं, वहां पर क्या चल रहा है, हमारा मकसद कहां तक कामयाब हुआ, हमको भी रिपोर्ट नहीं मिल रही है। और जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि ऐसी रिपोर्ट आई है, अब मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वो लोगों के मरने पे नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप को उसकी पर डे की अपडेट मिल रही थी, वो अपडेट मिलना बंद हो गई। किसी भी एम्बेसी, कोई भी एम्बेसी अपने देश को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, कोई भी एम्बेसी। और इनको जो दिया गया था फोन, कोई भी एम्बेसी को कहीं कॉल करना होता था, वो इनके आदमी के सामने ईरान के जो ऑफिसर होते थे, वो उनको सैटेलाइट फोन से कॉल करवाते थे कि आप अपने खैरियत की अपडेट देते रहिए कि आप सुरक्षित हैं, आपको कोई खतरा नहीं है। बस इतनी छूट दी गई थी उनको कि सैटेलाइट फोन से ही उनकी बात हो जाती थी, वरना सारा नेटवर्क बंद हो गया था। उधर नेतन्याहू तड़प रहे थे, इधर डोनाल्ड ट्रंप तड़प रहे थे कि किसी भी तरीके से हमको अपडेट मिलेगी क्या चल रहा है, हम कहां तक एक्सपोज हुए हैं। लेकिन जब न्यूज निकलना चालू हुई, बाहर न्यूज आई, थोड़ी देर के लिए नेट खोलते थे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ईरान अपनी न्यूज डाल देता था। बस इतनी देर के लिए खोलते थे नेट वो कि अपनी न्यूज डाल देते थे वो, उसके बाद फिर नेट बंद। तो जिसको 10 मिनट के लिए चाहिए था न्यूज डालने के लिए, उसको पता है कि उसको कब खोलना कब बंद करना है। बाकी लोग पूरा दिन देखते थे अपना मोबाइल कि किसी तरीके से चालू हो जाए तो हम मैसेज भेजें, वहां पर किसी तरह नेट कनेक्ट हो तो हम मैसेज भेजें। उनको तो टाइम नहीं पता होता था। जो थोड़ी बहुत न्यूज निकल के आती थी वो हम लोग के सामने ही आती थी। 2 दिन तो कोई न्यूज नहीं आई। आपने देखा होगा कि सारी उनकी वेबसाइटें 2 दिन पुरानी न्यूज पे ही टिकी हुई थी, और इसी 2 दिन में ईरान ने पूरा काम कर दिया अपना। इसी 2 दिन में पूरा काम हुआ था मुमताज भाई। आपने देखा होगा एक लड़की सिगरेट पी रही है, खामनाई की फोटो जलाती है, उससे सिगरेट जला के पीती है। वो लड़की यहूदी थी, कनाडा की थी।